नमस्कार, आप देखते हैं टीचिंग 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। मास्क टीवी की चर्चाएं हर तरफ। रगड़ पसड़ वेब सीरीज रिलीज के बाद दर्शकों में दिखा क्रेज। जयपुर की प्रियंका चहर चौधरी अब बिग बॉस के बाद पहली फिल्म बुरहान हीरो या विलेन रिलीज हो रही है। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले संजय भट्ट और अंजू भट्ट अब राजस्थान वासियों के लिए नया OTT आप मास्क टीवी लेकर आए हैं, जो पूरी तरह देसी है। जयपुर दूरदर्शन के और मध्य प्रदेश भोपाल दूरदर्शन के लिए पहले प्रायोजित कार्यक्रम गुदगुदी के जरिए फिर अनेक प्रादेशिक और DD नेशनल नेटवर्क के कई टॉप स्टैंड प्राइम टाइम शोज के द्वारा नाम बना चुके हैं। पहली बार OTT चैनल का शीर्षक गीत लिखकर गाकर कंपोज कर अंजू भट्ट ने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वह जयपुर में ही जन्मी पूरे राजस्थान की मेरिटोरियस स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं। महारानी कॉलेज जयपुर की छात्र संघ अध्यक्ष रही अंजू MPhil के प्रथम तथा नेट क्वालिफाइड है। 25 वर्ष से मुंबई से अंजू एक कवित्री, शायरी, डिबेट के रूप में सैकड़ों इनाम जीत चुकी हैं। एक नाट्य शास्त्र और जर्मन भाषा की प्रशिक्षित भी हैं। वहीं मास्क टीवी पर 26 जनवरी को प्रदर्शित होने वाली बॉलीवुड फिल्म बुरहान हीरो या विलेन की नायिका बिग बॉस 16 के सीजन में संभावित विजेता के रूप में धूम मचा रही प्रियंका चहर चौधरी भी जयपुर राजस्थान से ही है। प्रियंका चहर चौधरी की फिल्म बुरहान हीरो या विलेन में बुरहान की गर्लफ्रेंड के किरदार में नजर आ जाएंगी। मास्क टीवी OTT जिस तरह युवा कलाकारों, युवा निर्देशकों को प्रोत्साहित कर रहा है, निकट भविष्य में राजस्थान की सरकार द्वारा यदि सकारात्मक पहल की जाएगी तो अपना स्टूडियो स्थापित कर युवाओं के रोजगार और कला कौशल के निखार में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकती है। मानसी भट्ट के लेखन निर्देशन में बनी प्रोजेक्ट एंजल्स भारत का पहला ऐसा शो है जिसमें रियल ट्रांस ने अपने फैशन, ग्लैमर और रैंप वॉक कर दर्शकों को मुग्ध किया है। युवा प्रोड्यूसर चिरंजीवी भट्ट और मास्क टीवी प्रमोटर संजय भट्ट ने इतने कम समय में जिस तरह मिशन 70, भूख प्रथा, रगड़ भसड़, प्रोजेक्ट एंजल्स, भलेशा और भी न जाने कितनी वेब सीरीज और शोज के जरिए उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन की राह रोशन कर रहे हैं। खबर वाराणसी जनपद के पिंडरा तहसील के फुलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसरा गांव के है, जहां कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गरीब व असहाय परिवार उमेश विश्वकर्मा तथा उनके पूरे सदस्यों को लाठी डंडे से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया। पीड़ित ने फुलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक को तहरीर सौंपकर अवगत कराया, मगर न्याय करने के बजाय अपमानित करने के साथ ही गाली गलौज देते हुए भगा दिया गया। घायल अवस्था में फुलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों ने BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आइए सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। उमेश विश्वकर्मा। क्या मामला है और आप लोग किससे मिलने आए हैं? सर यहाँ पे हम कमिश्नर साहब के ऑफिस पे आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। क्या मामला है, क्यों मिलने आए थे? सर हम लोगों को ठाकुरों ने बहुत मारा है। जमीन पे हमारे दरवाजे पर सर जबरदस्ती खड़ंजा लगवा रहे हैं और प्रधान को भी उसमें शामिल किए हैं और प्रधान के माध्यम से जबरदस्ती खड़ंजा लगवा रहे हैं, बोल रहे हैं और पर्सनली उनके लिए चाहिए खड़ंजा। क्या दिक्कत है? खड़ंजा से दिक्कत यही है कि वो संपत्ति हमारी है सर। वो पहले जो रोड बनाया है वो भी हमारे चक में बनवाए हैं ये लोग ने। अगर उसको सही कराया जाए तो वो उनके चक में जाएगा और सही नहीं करा रहे, इसीलिए। क्या बातचीत हुआ और क्या आश्वासन? सर उन्होंने दबाव बनाया था तो हम लोगों को जानकारी हुई तो हमने भी SDM साहब के पास गया था, इसका दरखास्त दिया था वहाँ पे। तो उन्होंने लिख के दिया कि ठीक है, मौके पे जाइए, दोनों पक्षों को सामने बुलाइए और नापी करवा के उसके बाद जो होता है उसका फैसला बताएंगे हम। लेकिन इन्होंने ना वो नेपाल आए ना कानी को आए नापने, और ये कागज़ पत्तर पता नहीं कहाँ से तैयार करा के बोल रहे हैं कि यही सही है, यही बनेगा, और इस पर ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, उनसे बातें की सर आप पहले नापी होने वाली थी, हो जाने दी, उसके बाद आप बनवाइए। तो नहीं माने, बोले नहीं यहीं बनेगा, जो जिसको करना हो जो कर ले। और इतने पे सर प्रधान पहले धक्का दे दिया और उसके बाद विपक्षियों को मौका मिला, तुरंत मारने पीटने लगे लाठी डंडे से, और राड ओड लिए थे सब, हमारे परिवार को मार लेंगे। औरतें हमारे घर की जो कि उसमें बेचारी गिरी और उसको भी घींच के धनंगे करके सब उसमें जैसे पहलवानों से कुश्ती सर वैसे उनको मार रहे थे और ज़बरदस्ती सर उनका कपड़ा इधर उधर करके और गाली दे रहे थे। कितने लोग घायल हुए हैं मारपीट? सर हमारे तरफ सर 7 लोग घायल, जिसमें कि 3 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। कहाँ भर्ती हैं वो? सर उनको कभी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU में हम लोग उनको एडमिट कराए थे। उसके बाद तो फिर वहाँ से हम उनको दीनदयाल कैसे वहाँ पर ट्रीटमेंट हमारा सही नहीं हुआ तो हम उनको फिर
कभी चौरा में एडमिट कराए हैं। तो मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दायर के लिए सर हम उसी समय तत्काल में थाने पे पहुंचे, लेकिन जो हमारे वहाँ के जो प्रशासन है हमारा FIR लिखे ही नहीं और गाली गलौज हमको उल्टा गाली देके भगाए कि जाओ भोसड़ी दें, तुमको बहुत मारेंगे, तुम उल्टा धारा लगवा रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे ऊपर बल्कि हम उल्टा लगवा देंगे। थाने का मामला है जी, फूलपुर थाने का मामला है। कमिश्नर साहब से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब से बात हुई सर, उन्होंने बात किया, आश्वासन दिया सर। जबकि उसमें न्यायिक जांच होकर इतने के बावजूद भी सर वो जो अभी विपक्षी हम लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अभी तो कोई मरा ही नहीं, अभी तो बाकी है। किशनी के सपा के विधायक अपने गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए। विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया भूमाफियाओं रामतौर सिंह गरीबों का आवंटित पट्टे की जमीन पर फसल नहीं उगाने दे रहा, जबकि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया था। फिर भी दबंग भूमाफिया पीड़ित किसानों की जमीन नहीं जोतने दे रहा है और गरीब किसानों की जमीन जबरन फसल उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया ने SDM भुगांव पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने ऐलान किया कि जब तक गरीबों का उनका हक नहीं मिल जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हमारे यहाँ 1976 में गरीबों को भूमि आवंटन के पट्टे दिए गए थे। उसी और वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ दबंग लोग हों जिन्होंने फर्जी इंदराज करके तहसील अभिलेखों में अपनी ज़मीन फर्जी रूप से दर्ज करा ली थी। 2002 में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी उस समय विधायक थे, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, तब वो ज़मीन खारिज हुई। तब से अब तक वो बार बार कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपील करते रहे और अब तक में कम से कम उन अपीलों में भी 4 बार मुकदमा ये गरीब लोग जीत चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी स्टे ले लिया और फर्जी स्टे का भी 14 तारीख को आदेश आ गया, वो स्टे ब्रैकेट हो गया। प्रशासन ने भी 3-3 4-4 बार कहा कि यहाँ कब्जा दखल दिलाया। इसके बावजूद स्टे ब्रैकेट होने के बावजूद भी इन गरीब लोगों को वो ज़मीन नहीं जोतने दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपनी वही खारिज की हुई ज़मीन पर लाखों रुपए की फसल पैदा करके इन्हें बेचारों को मुकदमे में उलझाएंगे। अगर हम बात करें उस ऐसे भूमाफिया की जो दबंग है, कितने वर्षों से कब्जा किए हुए हैं? अरे वो तो क्या नाम है? अरे वो तो कम से कम सन 80-82 से कब्जा उनका दबंगी चली आ रही है। लेकिन और केवल यही मैटर नहीं है, इसके अलावा आप अभी रोड पे आए होंगे, देखा होगा आपने, मेरी ग्राम पंचायत की ज़मीन जिसे मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, ग्राम समाज की ज़मीन को मेरे विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद चिन्हांकन हुआ। उसका चिन्हांकन करने के बाद भी आज शहर के भूमाफिया खुलेआम उस ज़मीन पे कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और मेरे ग्राम प्रधान ने भी इसकी शिकायत की, मैंने भी शिकायत की, जो पीड़ित पक्ष हैं वो भी बराबर प्रशासन को शिकायत करें, लेकिन किसी के कान पे झूठ नहीं रेंग रहा है और मुँह माफिया खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। अगर हम बात करें पट्टों की, तो पट्टों के अलावा क्या ग्राम समाज की जमीन आप देखिए रोड पर जो ग्राम समाज की ज़मीन है वहाँ पर पूरी ज़मीन 1 इंच भी रोड पर ज़मीन नहीं है। और आप देखिए जाके वहाँ भी काम हो रहा है, प्लाटिंग कब्जा हो रहा है। SDM का क्या कहना है? SDM का ये कहना है कि जब SDM से अभी जब मैं मिला था 4-5 दिन पहले, तो मुझे आश्वासन दिया था कि इन गरीबों को न्याय दिलाएंगे। DM साहब से भी मेरी अनुपस्थिति में ये लोग मिले थे। DM साहब ने बहुत सम्मानपूर्वक इनकी मदद के लिए SDM साहब को साहिबा को फ़ोन किया, लेकिन फिर पता नहीं कौन से क्या कारण हो गई कि कल से आज तक मैं 35 कॉल कर चुका हूं उनको, 35 कॉल। और 35 कॉल करने के बाद जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने अभी जब मिला जाके, हमने कि SDM साहिबा आप कम से कम मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, तो उनका स्पष्ट ये जवाब था कि तुम्हारे जैसे फ़ोन तो मैं बहुतेरे लोगों के फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तुमने क्या बहुतेरे लोगों मेरी भी गिनती कर ली है? क्या नाम है इस समय SDM कर रहे हैं? जी अंजलि जी करके हैं, लेकिन SDM के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो बेचारी असहाय हैं। नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। देश के विभिन्न एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ और टास्क सर्विसेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से करते थे धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा। पीड़ितों से ठगी कर अर्जित किए गए 3 लाख रुपए नकद, 2 4 पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 4 ATM कार्ड, बैंक पासबुक, चेक आदि भारी मात्रा में अवैध सामान पुलिस ने किया बरामद। ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर साइबर ठग को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए, क्या मामला पूरा, क्या मामला? जनपद कुशीनगर में साइबर सेल, स्वाट टीम, कोतवाली और खड्डा थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे
अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 4 पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 ATM कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम शमशाद, राहुल, सतीश चंद, शोएब अख्तर हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये पहले जो भी बेरोजगार युवक थे उनके डॉक्यूमेंट्स लेते थे और उन्हें ट्रेनिंग के नाम पे अलग अलग शहरों में भेज दिया करते थे और उनको 1 महीने 2 महीने जैसी आवश्यकता पड़ती ट्रेनिंग देते थे और उनसे पैसे वसूलते थे कि ये ट्रेनिंग का आपका खर्चा है और उसके बाद उनको एक फर्जी नियुक्ति पत्र देकर विभिन्न एयरपोर्ट्स पे भेज देते थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो ये डॉक्यूमेंट उनका फर्जी निकलता था। तो इस तरह से ये पूरी अपनी कार्रवाई जो है प्रक्रिया में लाते थे। मेरी तरफ से इस सराहनीय कार्य को देखते हुए पूरी टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस गिरोह में कितने लोग सक्रिय थे सर? फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कुछ और भी लोग हैं जो विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी पुलिस टीम गठित की गई है। जल्दी उनका भी खुलासा होगा। अधिवक्ताओं ने बांदा शहर STM पर लगाया तानाशाही का आरोप। वकील के मकान के मामले पे दे रही मनमानी का फैसला। वकीलों के कार्य बहिष्कार कर जिला अधिकारी ने सौंपा ज्ञापन। सदर STM पर लगाया दूसरे पक्ष से मिली भगत का आरोप। उसके बाद उनका बारिश में मकान गिर गया। यहाँ पर SDM महोदय ने और उनके विरोधियों से कुछ मिल करके SDM महोदय ने जाकर के पहले कहा कि आप निर्माण रोक दीजिए। उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा हम जांच कर लें। उसके बाद जांच किया और 2-3 दिन बाद कहा कि ठीक है, आपका जो पट्टा है वो वैध पाया जाता है और जा करके आप मकान का निर्माण करिए। वो अपना मकान का निर्माण करने लगे। 4 दिन पहले SDM महोदय आ गई, कहते हैं नहीं अब आपका पट्टा फिर से अवैध हो गया है और इसलिए आप ये पूरा जो निर्माण है इसको गिरा दीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर लेकर के ध्वस्त करा देंगे और आपका पट्टा निरस्त करा दिया जाए। जब 1987 से उनका मकान बना हुआ, अमीन रिपोर्ट में है कि उनका मकान बना हुआ था, उसके बावजूद एक SDM महोदय कहते हैं नहीं आपका पट्टा निरस्त होगा। वो जो वैध अमल ने कहा था वो गलत कहा था। अब उन्होंने मकान बनवा लिया है, कौन इसका भुगतान करेगा? एक वकील कहाँ जाएगा? आम आदमी जो है जनता वो कहाँ जाएगी? आज ADM साहब से मुलाकात हुई। SDM महोदय कहती हैं नहीं वो मैं करूँगी। आप लोग वही होगा, वो सही हो या गलत हो मैं करूँगी। मेरे धमकी दे रही है। स्पष्ट पूरे अधिवक्ता महोदय को धमकी दी गई। अगर मांगे नहीं मानी तो करना हो कर लो, मैं बुलडोजर चलवा दूँ। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करने वाले हैं? जिला अधिवक्ता संघ इस पर उचित आम सभा की मीटिंग बुलाकर उचित निर्णय लेगा और ऐसे अधिकारियों की जो कि एक ईगो पालते हों और जो है कानून विरुद्ध कार्य करते हों, बांदा जिले में कतई आवश्यकता नहीं है। और जिला अधिवक्ता संघ माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊंचे जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कहेगा। दूसरी चीज ये है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदया के पास मैं भी गया था। इसी मामले को लेकर के मैंने निवेदन किया। मुझसे खुद उन्होंने कहा उठिए वकील साहब बाहर जाइए, दोबारा मत आइएगा। हमने कहा महोदया आप जो है यहाँ पर जनता की शिकायत सुनने के लिए हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते? कहा नहीं आप दोबारा मत आइएगा, आप लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब अगर ऐसे अधिकारी हैं जो जनता की शिकायत नहीं सुन सकते हैं तो वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या होगा? ये आम जनता देश के कहाँ पर जाएगी? किससे शिकायत करेगी? अभी कितने दिन की स्ट्राइक चल रही है? ये 2 दिन की हमारी स्ट्राइक है और मीटिंग होगी और इस पर आगे भी निर्णय लिया जाएगा। और जहां तक हमारा पहुंच होगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री के जा करके वहां पर शिकायत करने की आवश्यकता होगी, वहां पर भी करेंगे। जिला संवाददाता प्रवीण कुमार। पड़ोसी देश नेपाल से आई महिला पर्यटक की बाबा वीरेंद्र देव आश्रम में संगीन हालत में मौत हो गई। सेवादार देर शाम लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखा और डॉक्टर ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी। नेपाल के जिला सिंधुपाल्वोक के थाना तोरण ध्वज के गांव 5 पोखरी थाड़पाल निवासी सोमा सापकोटा 65 वर्षीय 4 दिन पूर्व कंपिल स्थित बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में आई थी। आश्रम में सेवादार विनय यादव ने बताया कि महिला की रविवार शाम उसकी हालत बिगड़ गई।
विनय यादव महिला को लेकर कायमगंज स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां जवाब दिए जाने पर महिला को लोहिया अस्पताल लाया गया। ईएमओ डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सोमवार सेवादार विनय ने बताया कि 4 दिन पूर्व नेपाल के 5 पर्यटक आश्रम आए थे। महिलाएं दूसरी मंजिल पर रह रही थी। सुमा की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लेकर आए। शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दे दी गई थी। डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने विदेशी महिला होने के कारण इसकी जानकारी जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को दी। सूचना मिलते ही आश्रम शहर के आश्रम को महिला सेवादार की अस्पताल पहुंच गए। कंपिल से आया सेवादार अधिक कुछ बताने को तैयार नहीं था। देर रात पुलिस ने सेवादार से जानकारी हासिल की। सर, कंपिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई विदेशी महिला की मृत्यु के संबंध में अपडेट कर दीजिए। श्रीमती सोमा सांपकोटा, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है और जो जिला सिंधु पाल्योक नेपाल की रहने वाली थी, उनकी दिनांक 15/1/2023 को जब उनके साथी उन्हें फरुखाबाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शाम को करीब 7 बजे लेकर आए, तब चेक करने के उपरांत डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके संबंध में जो जांच की गई उसमें तथ्य सामने आए हैं कि दिनांक 9 जनवरी को ये माउंट आबू से कंपिल में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कंपिल में सत्संग के लिए आए थे और ये पहले से ही शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। और दिनांक 15/1/2023 को सुबह इनकी तबीयत खराब हुई, तब साथियों ने लोकल डॉक्टर्स को बुला के इन्हें दिखाया और बाद में इनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें ये सीपी अस्पताल कायमगंज में लेके गए और वहाँ से इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने हेतु हिदायत दी गई। सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया में जब ये लेके आए, वहाँ पर चेक के उपरांत डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इसमें इनके जो घर वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो पंचनामा की कार्रवाई है वो की जा चुकी है और जो वीडियो पीएम की कार्रवाई है वो पैनल से वीडियोग्राफी के द्वारा करवाई जा रही है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय महिला फरुखाबाद परिसर में मुख्य अतिथि मोहम्मद सांसद श्री मुकेश राजपूत, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, श्री अनिल चंद्र, जिला प्रवेदक प्रमोशन अधिकारी डॉक्टर दीपक कटाहिया, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माथुर, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैलाश दुल्हानी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री फतेह चंद्र वर्मा, जिला महामंत्री एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शमशाबाद द्वारा अस्पताल में जन्मी कुल 19 बेटियों की माताओं अभिभावकों के साथ केक काट कर किया गया। इस अवसर पर सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल में जन्मी 19 नवजात बालिकाओं को हिमालय जॉनसन बेबी किट, गर्म कपड़े, मिठाई एवं अमृत का पौधा प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद श्री मुकेश राजपूत ने कहा कि बेटे एवं बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। समाज के विभिन्न उच्च पदों पर बेटियां परचम लहरा रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, राज्यपाल भी एक महिला है, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह हम बेटों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी तरह बेटी को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करें, बल्कि हर क्षेत्र में बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत माह दिसंबर तक प्रत्येक माह के प्रथम व तीसरे सोमवार को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देवरिया जिले के नगर क्षेत्र में स्थित उमानगर कॉलोनी में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का होगा आयोजन, जिसको अमली जामा पहनाने आए हैं सिंगापुर में स्थित उत्तर भारत के मंदिर के मुख्य महंताचार्य मुरलीधर दुबे, जो सिंगापुर में भारतीयों के बीच धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु को स्थापित कर लोगों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक आचार्य मुरलीधर दुबे का कहना है कि सिंगापुर में भारतीयों के सहयोग से स्थापित मंदिर के मुख्य महंत के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, पर अपने माटी के प्रेम के अध्यात्म दर्शन का साकार करने के लिए देवरिया जन्मभूमि पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 17 जनवरी से प्रारंभ होकर 25 जनवरी को समाप्त होगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य मनीष कृष्णा जी महाराज कथा व्यास की कामना संभालेंगे। जी, पहले तो मैं अपना परिचय मैं आपको बता दूं। मैं आचार्य मुरलीधर दुबे और मेरा कार्य क्षेत्र
अपनी धर्म संस्कृति यज्ञ याज्ञादि कर्मकांड से जुड़ी हुई है और इस परिप्रेक्ष्य में इस अपनी कर्मकांड को इस भूमिका में चलते हुए अपने भारत से अनेकानेक जगहों पे भ्रमण करते हुए मैं सिंगापुर में पहुंचा हूं आज से 5 वर्ष पहले। वहां अपने भारतवर्ष की एक उत्तर भारतीय हिंदू महासभा भवन करके एक मंदिर है जो जिसका नाम है श्री शिव दुर्गा मंदिर। उसमें मैं पृष्ठ के रूप में कार्य करता हूं और मेरी इच्छा हुई कि जिस धर्म कार्य से मैं अनेकानेक लोगों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म कार्य करो जिससे हम सबकी रक्षा होती है। सो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि मैं अपने पिताजी के स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद दुबे जी, मेरी पूजनीया माता श्रीमती शारदा देवी जी को मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो भारत के ख्याति लब्ध जो कथावाचक हैं उन लोगों के तत्वाधान में जो हमारी माताजी को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हो रहे आचार्य श्री मनीष कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारे निज निवास स्थान उमानगर वार्ड नंबर 15 से 17 तारीख को भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होकर के 18 से कथा प्रारंभ होती है और 15 को कथा की पूर्णाहुति होगी और 26 तारीख को हमारे बच्चों और बटकों का उपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम चाहेंगे कि जो भी धर्मावलंबन, जो भी धर्म से संबंधित जो भी हमारे लोग हैं, हमारी देवारण्य भूमि से, इस बाबा देवरहा बाबा की तपोभूमि से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, इस धर्म कार्य में जुड़ें। और वालुज औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मैट कंपनी में आग लग गई। आग पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर अग्निशमन की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस आग के कंपनी और आसपास के 3 घर जलकर खाक हो गए। औरंगाबाद के वालुज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोहेल चटाई कंपनी में आज सोमवार को आग लग गई। आग लगने के कारण पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक कंपनी में आग लगने पर इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अग्निशमन की गाड़ियों को पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए थे। दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किसने क्या कहा, क्या चर्चा हुई, इस बारे में भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर जानकारी साझा की है। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें 9 प्रदेशों में चुनाव लड़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे कार्यकारिणी से आह्वान किया है कि चुनाव के लिए कमर कस लें। हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। देश भर के 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां भाजपा कमजोर थी और जहां हमें पहुंचना था, लेकिन हम 1,30,000 बूथों तक पहुंचे और पार्टी की नीतियों का प्रचार किया। समाज में बदलाव और विकास में मीडिया बड़ी भूमिका निभाता है। उसकी सकारात्मक भूमिका समाज को नई दिशा देती है। इसकी एक अफवाह, अंधविश्वास और अराजकता को जन्म देती है। अगर एक दृष्टिकोण नहीं होता है तो समाज को बेहतर संदेश नहीं जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें सोमवार को गोरखपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा आयोजित बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषय की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा। सीएम ने कहा कि एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज का यह आयोजन हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोजित की गई इस संगोष्ठी के सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। शासन प्रशासन में क्या बदलाव रहा है, इस मीडिया 20 वर्षों से बहुत अच्छे से देख पा रही है। पहले सिर्फ अखबार और रेडियो होते थे, अब कई और समूह शामिल हुए हैं।
विजुअल मीडिया का दौर आ गया है, उसका प्रसार तेजी के साथ हुआ है। इसी में सोशल मीडिया ने भी कई नई चीजों के सामने लाने का कार्य किया है। मीडिया का नया स्वरूप हम आज डिजिटल मीडिया के रूप में देख रहे हैं, जिसे तत्कालीनता का बड़ा संदेश मिला है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath.
Vaidyanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।